और बात करते हैं बड़ी खबर की। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम योगी सुबह 10 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे वो सर्किट हाउस से प्रधानमंत्री की ओर से किए जा रहे नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वांचल का सतत विकास विषय पर आयोजित सेमिनार में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे गोरखपुर एम्स में आयोजित संगोष्ठी में भी शामिल होंगे। तो आज का सीएम का पूरा कार्यक्रम क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो विस्तार से पूरे कार्यक्रम की जानकारी देंगे। रामगोपाल, क्या जानकारी, क्या अपडेट है सीएम के आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दिन जो है बहुत ही व्यस्तम भरा है। 10 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में जो एक सप्ताह तक कार्यक्रम चला है उसका आज समापन होगा। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी शिरकत कर रहे हैं और जो छात्र विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुए हैं उसमें जो विजेता घोषित हुए हैं उन छात्रों को आज पुरस्कार दिया जाएगा, हौसला अफजाई किया जाएगा। उसके बाद वो यहाँ से निकलकर सर्किट हाउस जाएंगे और वहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ सीधे वर्चुअल रूप से जुड़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है फिर पूर्वांचल के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी की कवायद शुरू होगी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर आज 3 बैठकें मुख्यमंत्री करेंगे। सबसे पहले वो सिकरीगंज में जाके जो फेज 1 का है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 का बैठक करेंगे। वहाँ पे करीब 15 मिनट तक समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद वो कमरिया घाट जाएंगे, जो घाघरा नदी पे एक लंबा पुल बन रहा है और इस पुल के बन जाने से आजमगढ़ जो है संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, बस्ती के लोगों को फायदा होगा और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ने में गोरखपुर को और जल्दी होगी। उसकी भी समीक्षा करेंगे कि कितनी निर्माण से बन रहा है। उसके बाद फिर आजमगढ़ में जाकर वहां पे पैकेज 2 की समीक्षा बैठक करेंगे और फिर वापस जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आएंगे तो गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल का किस तरीके से विकास किया जाए कि आने वाले 20 से 30 सालों में पूर्वांचल अपने आप को समृद्ध मान सके, उस पे नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लोगों का एक आज सेमिनार शुरू हो रहा है जो 5:30 बजे से शुरू होगा, जिसकी प्रथम सत्र की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद ये 3 दिनों तक चलेगा और फिर जो एम्स जाएंगे, एम्स में सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि जो स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्वांचल की चुनौती रही है, चाहे वो इंसेफ्लाइटिस रही हो या अन्य बीमारियां, उन पे कैसे काबू पाया जाए और कैसे उनको जड़ से खत्म किया जाए, इस पे गहन चिंतन मंथन आज होगा। जी बहुत शुक्रिया रामगोपाल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यूपी सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय में एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाई गई है। सीएम योगी इसका 13 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश की हाईटेक लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश की सबसे हाईटेक लाइब्रेरी बनकर तैयार है। आगामी 13 दिसंबर को खुद मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। करीब 23 करोड़ की लागत से बनी हाईटेक लाइब्रेरी में 1 लाख से ज्यादा किताबें होंगी। इस लाइब्रेरी में एक साथ 2500 से ज्यादा छात्र पढ़ सकेंगे। यह लाइब्रेरी इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग 5180 वर्ग मीटर के लगभग है। इसमें लगभग 600 छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी है। इसके साथ लेक्चर रूम है, ग्रुप डिस्कशन रूम है, सेमिनार रूम है और लगभग 125,000 किताबें रखने की इसमें क्षमता होगी। 3 साल में इस लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन की कोशिश है कि लाइब्रेरी का फायदा सभी छात्रों को मिल सके, जिसके लिए पुस्तकालय को 16 से 20 घंटे खोले जाने पर भी विचार चल रहा है कि प्रदेश में इस तरह की लाइब्रेरी जो हो वो एक तरह से एक अनूठी लाइब्रेरी तो होगी ही, इसमें सभी के पढ़ने के लिए व्यवस्था रहे। कोशिश करेंगे कि इसको 24 में से 20 घंटे या 18 घंटे इसको खोलने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। लाइब्रेरी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स को बाहर की हरियाली भी नजर आएगी। लाइब्रेरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि बाहर का जो नेचुरल वातावरण है वो भी आपको नजर आता रहे। बाहर की जो खूबसूरती है वो भी लाइब्रेरी के अंदर बैठ करके ही छात्र देख सकते हैं। 2 मंजिला लाइब्रेरी के भीतर ही स्टूडेंट्स दिन के वक्त गुनगुनी धूप का आनंद ले सकेंगे। यूं तो ये लाइब्रेरी सेंट्रली एयर कंडीशन है, लेकिन ये विशेष तौर पर ये रूफ तैयार किया गया है ताकि अगर लाइट्स चली भी जाएं तब भी यहाँ पर रोशनी रहेगी और यहाँ अंधेरा बिल्कुल नहीं होगा।
इस हाईटेक लाइब्रेरी के बनने से स्टूडेंट भी बेहद खुश हैं। अब उन्हें किताबों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अभी तक किताबों के लिए हम उस मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी जाते थे, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं होते थे कि सारे बच्चे एक साथ बैठ सके। अब हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी जगह जाने वाले हैं जिसमें ढेर सारी किताबें होंगी। लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी पश्चिमी यूपी के किसानों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। तकरीबन 23 करोड़ रुपए की लागत से बना ये केंद्रीय पुस्तकालय यकीनन बेहद हाईटेक है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली लाइब्रेरी होगी जहां इतनी डिजिटल, इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। कैमरा पर्सन शेख शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और बात करते हैं किसान आंदोलन की। कृषि कानून को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसानों ने कल सरकार के कानून में संशोधन के प्रस्ताव को खारिज करते हुए अब पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि संशोधन प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है। किसानों की योजना के मुताबिक 14 दिसंबर को कई राज्यों में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उससे पहले 12 दिसंबर को कई हाईवे भी जाम किए जाएंगे। इससे पहले कल देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी शामिल थे। इस बैठक में किसानों की ओर से सरकारी प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद की रणनीति पर चर्चा की गई है। तो कल देर शाम ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुलाई गई। इस बैठक में चर्चा इस बात पर की गई कि किसानों ने सरकारी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, अब आगे सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन इधर किसानों की क्या रणनीति आगे अपने आंदोलन को तेज करने को लेकर, ये बताने के लिए गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी अमित, आपको बताऊंगा जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा था, 15वां दिन है। इस दौरान कई दौर की वार्ताएं भी हुई, सरकार द्वारा कल प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन उसको सिरे से ही खारिज कर दिया गया है किसानों द्वारा। उनका साफ तौर पे कहना है कि जितने भी कृषि कानून जो नए बनाए गए हैं इनको वापस लिया जाए। और इसके साथ इनका कहना यह भी है आगामी 12 तारीख को ये लोग जितने भी हाईवे हैं उनको जाम करेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ बैठे हैं कुछ किसान मेरे साथ हैं, इनसे जानूंगा और बात करूंगा कि अगली रणनीति इनकी क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने प्रस्ताव भेजा लेकिन वो नामंजूर कर दिया गया किसानों की तरफ से। अब अगली रणनीति आपकी क्या होगी, किस तरीके से धरना प्रदर्शन आपका रहेगा? देखिए, जो सरकार ने ये हमें जो भी तुमने समझौता भेजा है वो हमें नामंजूर है। हमें पूर्ण रूप से ये जो कानून है खत्म करवाना है। उसके बाद जो रणनीति बनेगी वो हमारे किसान जो होंगे वो तय करेंगे, उसके बाद जो लागू करेंगे वही हम मानेंगे। फिलहाल ये कानून हम किसी भी कंडीशन में नहीं मानेंगे। जैसे बताया जा रहा है कि आगामी 12 तारीख को आप लोग हाईवे पे जाम करेंगे और फिर उसके बाद 14 तारीख को भी आपकी रणनीति है। 14 तारीख को पूर्ण भारत बंद फिर रहा होगा और अगली बार इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि इस बार कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, पर अगली रणनीति पूरी तैयार है। 14 तारीख को इससे अच्छा भारत बंद रहेगा, जिसमें चक्का जाम भी रहेगा और आगे जैसे रणनीति बनेगी उसके बारे में बता दिया जाएगा। ये वो किसान है जिनका साफ तौर पे कहना है कि सुबह के समय जहां इनको अपने खेतों में होना चाहिए था, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि अगली रणनीति यही है कि आगामी 12 तारीख को ये पूरा चक्का जाम करेंगे और 14 तारीख को दोबारा से एक बार फिर भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें कि आसपास के इलाकों से भी किसान उसमें शामिल होने वाले हैं। अब देखना ये होगा अमित कि इस दौरान सरकार किस तरह का अगला कदम उठाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया जा चुका है किसानों को, लेकिन उन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया और उनका कहना है कि इन कानूनों में हमें संशोधन नहीं चाहिए, इन्हें पूर्णतः ही वापस लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के समर्थन से कई साजिशें चल रही हैं, ये लब जिहादी हैं और CAA के विरोध में इनकी ये साजिश है और ये किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। बाकीच्या लोकांना ते मान्य नाही। हे आंदोलन चाललंय शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचललं, काय सांगितलं, NRC आली, CAA आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना राज्याच्या बाहेर जावं लागेल। टाकीतला एखादा मुसलमान काय केला तो त्यांना मग ते सक्सेस होत नाही। आता ते शांत झालं, आता शेतकऱ्याला सांगू राहिलं की सरकार तुम्हाला कोट्यात घालू राहिलं। हे बाहेरच्या देशाचं षडयंत्र आहे। एक तरफ किसान नए कृषि कानून को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं गोरखपुर की महिला किसान आशा देवी जैविक खेती के जरिए खूब मुनाफा कमा रही हैं, जिनकी पहचान छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रव्यापी हो चुकी है।
गोरखपुर के खोरापार ब्लॉक के सेमरा देवी प्रसाद गांव की महिला किसान आशा देवी मिसाल बनकर उभरी हैं। करीब 2 एकड़ जमीन पर जैविक खेती कर ये मुनाफा कमा रही हैं। जैविक खेती से जहां फसल खूब लहलहाती है तो बाजार में फसल के अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। जैविक खाद से ये फायदा है कि कम से कम बीमारी मतलब कम होती है और सब सब बच्चे ठीक ठाक से रहते हैं। और जो मतलब फल, पहली बात तो मतलब अगर बाजार में अगर किसी को मालूम होता कि ये जैविक खाद के तो बाजार में भी अच्छे भाव से बिक जाती है। महिला किसानों के लिए नई प्रेरणा बनकर उभरी आशा देवी मिश्रित फसल उगाती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा फायदा मिल रहा है। हम लोग सब्जी से मूली, मरचा की साग ये सब बो देते हैं और इसके बाद जब मूली खत्म हो जाता है तब हम लोग अपना मिश्रित खेती करने लगते हैं। जैसे इड़े के बीच में हम लोग धनिया बो दिए थे, बाद लौकी भी तैयार हो जाएगी। कम लागत की खेती से अच्छा मुनाफा कमाकर आशा देवी अपना परिवार चला रही हैं। इसी खेती की बदौलत उन्होंने पक्का मकान भी बना लिया है। हम लोग खेती से ही अपना जीवन मतलब का सब अपना खाना पीना, पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को यही सब अभी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत घर बनवाए हैं बस। महिला किसान आशा देवी एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप से जुड़ी है, जो जैविक खेती के जरिए न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं। हाँ सर, हम बताते हैं सबको, मतलब हम जो आना चाहता है उसको हम लोग सिखाते हैं, नहीं जो मतलब सीखना चाहते हैं उसको, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि और लोग भी ऐसी खेती करें। जैविक खेती के जरिए पहचान बना चुकी आशा देवी को 2018 में रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है। सीएम योगी ने लखनऊ में उन्हें सम्मानित किया था। गोरखपुर और बात करते एक बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक धीरेन्द्र वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विभाग में तमाम अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विधानसभा में इनके खिलाफ लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सवाल आए थे। मटेरियल खरीदने के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अपर मुख्य सचिव सहकारिता रामी रेड्डी ने मटेरियल परचेज के सारे अधिकार धीरेन्द्र वर्मा से छीन लिए थे। यही ने नियुक्ति संबंधी घोटाले में ही चंदौली के बीजेपी नेता ने धीरेन्द्र वर्मा की शिकायत की है और साथ ही साथ उनके ऊपर भ्रष्टाचार संबंधी तमाम आरोप भी लगाए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ये शिकायत प्राप्त हुई है तो मैंने इसमें लगा दिया, जांच चल रही है, जांच परिणाम आते ही हम कार्रवाई करेंगे। एंड नंबर 2, जहां तक जो मटेरियल की इसकी बात है, मैं 1 वर्ष पूर्व से ही ये व्यवस्था लागू किया हूं कि पूरा जो है ई प्रोक्यूरमेंट हमने बंद कर दिया। केवल ई टेंडरिंग के माध्यम से ही कार्य होंगे और पूरा वर्टिकल टेंडर होंगे, अर्थात पूरा काम का टेंडर एक ही आदमी को दिया जाएगा और कोई सामग्री विभाग की तरफ से क्रय नहीं की जाएगी। और लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम गंभीर आरोप विगत 4 सालों से लग रहे हैं, चाहे स्टेडियम निर्माण की बात करें, चाहे कहीं पे भी निर्माण संबंधी हो, साथ ही साथ में कई जिलों के डीएम ने पैक्सफेड को काम देने से भी मना कर दिया है इनके भ्रष्टाचार के कारण। इसी कड़ी में धीरेन्द्र वर्मा के ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगे। बीजेपी के चंदौली के एक नेता ने इनकी शिकायत की, जिसमें नियुक्ति संबंधी तमाम गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए हैं। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पारदर्शी ढंग से भर्तियां कर रहे हैं, वहीं इनके द्वारा अवैध रूप से नियुक्तियां की जा रही, साथ ही साथ बड़े व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार निर्माण संबंधी किया जा रहा है, जिसकी शिकायत होने के बाद में अब एमडीपीसीएफ मासूम अली सरवर को इनकी जांच दी गई है, लेकिन जांच में भी तमाम व्यवधान इनके द्वारा डाले जा रहे हैं। मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के खास होने के नाते, जिनके पास सहकारिता विभाग है, इनके द्वारा जो है बार-बार अधिकारियों को दबाव में लेकर के अपनी जांचों को पूर्णतया जो है। ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।